अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर तो हो गए हैं, लेकिन शक ही है कि पता नहीं ये खबरें कब तक आप तक पहुंचेंगी, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत बुरी तरह से इंटरनेट मुतासिर है। और ना सिर्फ ये कि लाहौर में बल्कि और भी शहरों से ऐसी ही खबरें हैं कि इंटरनेट की रफ्तार या तो बहुत कम है या फिर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसकी वजह से कैसे ये वीडियो अपलोड होगी या कैसे आप लोग इसको देख पाएंगे, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल कोशिश हम कर लेते हैं कि ये काम कर लें। अल्लाह करे कि आप तक पहुंच जाए हमारा पैगाम भी। तो जी, खबरें बड़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और इसके साथ साथ दिलचस्प भी। एक तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो खान साहब ने एक मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, उसके ऊपर फ़िलहाल तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत सेन किस्म का रवैया हो, और यही नज़र आ रहा है कि लड़ाई शायद जारी रखने की तरफ सोचा जा रहा है, क्योंकि जो उनके तर्जुमानों के आ रहे हैं बयानात, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, इसके ऊपर ज़ाहिर है एक अलग बहस हो सकती है। तो एक तो जनाब कुछ पैगामात आए हैं, वो आप तक मैं रखूँगी सामने। आलिया हमज़ा की ज़मानत मंजूर हो गई है, एक बड़ी खबर है। खदीजा शाह की तरफ से एक खबर है जी, वो क्या पार्लियामेंट का हिस्सा बन रही हैं या नहीं। इसके साथ साथ एक MNA अगवा कर लिए गए हैं PTI के, और इसके साथ जो हल्के लटक गए हैं इस्लामाबाद के, वजह क्या बनी वो आपको बताते हैं। एक इस्तीफ़ा भी बड़ा आ चुका है, और इसके साथ फ़ौज में मुख्तलिफ़ तबादलों की खबरें थी। लेकिन इन सब खबरों के साथ साथ एक बड़ी अहम खबर ये है कि जो हमास के रहनुमा थे इस्माइल हानिया, उनको आज शहीद कर दिया गया इसराइल की तरफ से एक स्ट्राइक में। ईरान के अंदर ये वाक़या पेश आया है, तो इसके भी बड़े गहरे असरात हैं। ज़ाहिर है इस सारे मामले के साथ भी सब जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले इसी मौजू पे बात करते हैं। इस्माइल हानिया आपको पता है कि हमास के सरबराह थे और बहुत एक्टिव थे, और अभी तक इतना 1 साल हो चला है कि इसराइल ने जो एक जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है, लेकिन हमास भरपूर तरीके से उनको टफ़ टाइम दे रहा है और पूरे तरीके से आप कह लें कि लड़ाई जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मुल्कों से उनकी सपोर्ट हो भी सकती है, कुछ मुल्कों से नहीं भी हो रही, लेकिन वो अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इस्माइल हानिया के ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और क्लोज़ हैं वो। तो अभी नए जो ईरानी सदर मुंतखब हुए हैं, उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए इस्माइल हानिया जो थे वो ईरान पहुँचे। इससे पहले वो कतर में मौजूद थे, वहाँ से वो ईरान आए, और यहाँ पर एक हमले में इसराइल ने उनको निशाना बनाकर शहीद कर दिया है। उनकी शहादत की कन्फर्मेशन जो है वो हर तरफ से हो गई है, मुख्तलिफ़ ख़बर रसां एजेंसियों की तरफ से भी। हमास ने भी कंफर्म कर दिया है, ख़ुद आयतुल्लाह ख़ामेनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। तो अब ये कंफर्म तो हो गई है ख़बर कि ये शहादत हुई है, और इस पर आज बहुत सब लोग उदास भी हैं, और सब ये समझते हैं कि हमास जो एक जद्दोजहद जारी रखे हुए है अपनी सरजमीन के लिए, उसमें यूँ इस्माइल हानिया का चले जाना यकीनी तौर पर उनके लिए एक बड़ा धचका है। लेकिन हमास की तरफ से भी ऐलान किया गया कि उनके इस खून का बदला लिया जाएगा, और इधर आयतुल्लाह ख़ामेनी सुप्रीम लीडर ईरानी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि चूँकि ये खून नाहक ईरान की सरजमीन पर बहा है तो हम इसका बदला लेंगे। लेकिन इसके मामलात जो हैं वो इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि सब इस बात के ऊपर सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि इस्माइल हानिया उधर महफूज रहे जंग ज़दा इलाके में, लेकिन क्या वजह है कि ईरान में आकर उनको इतनी आसानी से निशाना बना लिया गया है। इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि ईरान की तरफ से सिक्योरिटी सही प्रोवाइड नहीं की गई, और नाअहली है उनकी इंटेलिजेंस की भी कि जो वो इस वाक़े का सुराग नहीं लगा सके पहले। दूसरा इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि क्या अंदर से भी कोई मदद मिली है जिसकी वजह से इसराइल ने ये हमला किया और फिर इस तरह से उनकी शहादत हुई। तो ये 2 तरीक़ों से ही इसको देखा जा सकता है, तीसरा तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो इसराइल ने मुख्तलिफ़ जो बयानात दिए थे, उसमें भी उनकी तरफ से तो ज़ाहिर है कंटिन्यूसली ये चल रहा है कि वो तो बिल्कुल भी जंगबंदी के मूड में नज़र नहीं आ रहे, तो वो तो इस बात के लिए तुले बैठे थे। और ईद के करीब तो एक स्ट्राइक में जो इस्माइल हानिया हैं, उनकी फ़ैमिली के बहुत सारे लोग भी शहीद कर दिए गए थे, और उनके बेटे भी, पोते भी, वो भी इसमें शहीद हो चुके हैं। तो बड़ी कुर्बानी दी है इस्माइल हानिया ने इस जंग में, और उनका ख़ानदान बहुत ज़्यादा इसमें आप कह लें कि बहुत ज़्यादा शायद उन्होंने इसमें सफ़र किया है। बहरहाल इस्माइल हानिया के हवाले से
बहुत अब एक तशवीश की लहर तो है मुस्लिम उम्मा में, लेकिन रिएक्ट क्या करेगा कोई, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम अभी तक यही देख रहे हैं कि गज़ा में इतने मुसलमान शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, भूख से मर रहे हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम उम्मा की तरफ से हमें वो रिएक्शन नज़र नहीं आता जो कि आना चाहिए था। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस्माइल हानिया को भी अगर शहीद कर दिया गया है तो क्या हम देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नज़र आएगा? प्रैक्टिकली मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन खैर अभी तक तो स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जी हम भरपूर इस पे मज़ामत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना था इस ईरानी तकरीब की हल्फ बर्दारी में, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर, या आप खुशकिस्मती समझिए या जो भी आप इसको कह लें, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐन वक्त पे बीमार हो गए और उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब इसको भी बहुत से लोग वैसे बड़े मशकूक अंदाज से देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर ही उन्हें मना कर दिया गया था कि वो ना जाएं, या ये सिर्फ महज इत्तफाक है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो नहीं गए। लेकिन बहरहाल चूँकि ये जो इंटरनेशनल मामलात और इवेंट्स होते हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इतनी चीज़ें अंदर आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, कि आप हतमी तौर पर इनके नतीजे पर शायद इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाते, बड़े साल लगते हैं और चीज़ें खुलती हैं। तो बहरहाल इस्माइल हानिया का जो आज का जाना है उसके ऊपर यकीनी तौर पर सभी इस बात को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि चूँकि बिल्कुल ईरान में ये वाक़या पेश आया है तो इस चीज़ से एक पूरे खित्ते पे असर तो पड़ेगा ही। तो ये भी एक जो मामला है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल अब चलते हैं मुल्की ख़बरों की तरफ। मुल्की ख़बरों में जी एक दो ख़बरें आज सुबह से गर्दिश कर रही थी कि फ़ौज में शायद DGISPR को तब्दील किया जा रहा है, लेकिन कामरान शाहिद साहब जो कि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े हमायत याफ्ता सहाफ़ी हैं, तो उनकी तरफ से आज वाज़ेह स्टेटमेंट आया है कि जी DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो है वो अपने ओहदे पे विराजमान रहेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे अपनी सर्विसेज और उनको तब्दील नहीं किया जा रहा है। ये सब अफवाहें हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि फ़ौज के बारे में इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हों तो बजाय इसके कि ISPR की तरफ से कोई डिनायल आए या अगर कोई वाकई तब्दीली की जा रही है तो उसकी तरफ से प्रेस रिलीज़ आए या कोई ट्वीट आए, कुछ भी हो, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो आजकल कम्युनिकेशन है वो उनके मुख्तलिफ करीबी सहाफ़ियों की तरफ से की जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें नज़र आता है। तो ये एक कामरान शाहिद साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, बड़े मौसर और भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडे का मुकाबला कर रहे थे, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब है, तो इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। तो अहमद शरीफ साहब के हवाले से ये उन्होंने कहा तो है, लेकिन क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उनके कॉलम्स बड़े इंटरेस्टिंग आजकल आ रहे हैं और बड़े मायने ख़ेज़ भी हैं। अभी पिछले कॉलम में हमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जी ख़ान को आपको पसंद है या नहीं है, एक दफ़ा इक़्तिदार देना पड़ेगा, फिर ही मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, और जो उसकी मकबूलियत का एक बुखार चढ़ा हुआ है पूरी कौम को, ये भी उसी वक्त उतरेगा अगर उसके हाथ में इक़्तिदार आएगा, फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो लोगों के दिलों से खुद ही उतर जाएगा। तो अब ये आपको छिपकली लगे या कड़वा जहर लगे, जो भी है, इसको आप निगल जाएं। तो वो ऐसे मशवरे दे रहे थे अभी पिछले कॉलम में इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन अब इंटरेस्टिंगली आज जो उनका कॉलम है वो फिर से एक दफ़ा ये शो कर रहा है कि शायद बातचीत की तरफ ज़्यादा अभी रुझान बन नहीं रहा है, क्योंकि वो आज फिर यही बात करते हुए नज़र आए हैं कि अगर उसको रास्ता दे दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसको रास्ता नहीं मिलेगा और उसको बस एक यानी मंजर से हटाया ही जाएगा। तो यही मंजर से हटाने का मतलब सियासी तौर पर है कि उसको साइडलाइन रखा जाएगा। तो ये अब सारी जो चीज़ है इससे फिर ये तासुर उभर रहा है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि जो बड़ी तेज़ी से कानून साजियाँ की जा रही हैं उसमें भी कोशिश यही है कि अदलिया की तरफ से भी अगर कोई रुकावटें आएँ तो उन रुकावटों को भी फेस किया जाए और अदलिया के ऊपर मज़ीद प्रेशर डालकर और कानून साजियों और कानूनी चहमगोइयों में, उसको मोशगाफियों में ऐसा उलझाया जाए कि उस मामले को मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। ये सब चीज़ें ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी देर के लिए तो इनको दे सकती हैं रिलीफ, कि शायद जो हमें फ़ौरन होता हुआ नज़र आ रहा है शायद 2-4 महीने और खींच जाए, लेकिन इससे ज़्यादा इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनली जो प्रेशर आ रहा है वो इनको पता है कि इनकी नाक में दम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि अंदर के भी मामलात संभल नहीं रहे हैं मुल्क के। या तो ये होता ना कि आपकी इकॉनमी संभल रही होती, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही होती, और फिर सिर्फ आपने इमरान खान को ही साइड पे लगाना है, खुड्डे लाइन लगा के रखना है, उसका इंतज़ाम करना है, तो फिर तो आप कह सकते थे कि चलें भाई बाकी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो ये बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन जो इनके हाथ में कुछ है ही नहीं है, जिस तरह से ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, टोटल क्योस है एक,
और बाहर कोई इनको मुंह नहीं लगा रहा है। तो इसकी वजह से ये अभी इस लड़ाई झगड़े में मज़ीद 2-4 महीने और खींच जाएंगे, लेकिन अपने ही वज़न के ऊपर गिरेंगे। उसकी वजह ये इमरान खान को इन्हें गिराने की शायद ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े, फिर उसने जो करना था वो कर चुका है। लेकिन अब आगे ये ख़ुद अपने लिए मसाइल क्रिएट किस तरह कर रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत की ये जो कानून साजी है कि जी मखसूस नशिस्तें नहीं हमने लेने देनी और इस तरह की हरकतें, तो इससे इनको बड़ा बुरा इनका हाल होना है सुप्रीम कोर्ट से, ये मैं आपको बता रही हूँ। और सुप्रीम कोर्ट इनको जो अभी तफसीली फ़ैसला भी सुना है कि जारी होने वाला है चंद दिनों में मखसूस नशिस्तों का, तो उसमें भी इनकी खासी खातिर मदारत वैसे हो जाएगी। तो ये भी है। उसके बाद फिर आप देखिए एक और फ़ैसला आ जाया है, आलिया हमज़ा की भी ज़मानत मंजूर हो गई है। काफ़ी उम्मीद है कि अब उनकी रिहाई भी हो जाएगी। कुछ लोग ये शक कर रहे हैं कि शायद उनको किसी और मुकदमे में पकड़ लिया जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब उनकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि जो अभी फ़ैसले हाल ही में आए हैं ज़मानतों के और डिस्चार्ज करने के जो मुख्तलिफ फ़ैसले आए हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि उनको मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। तो आलिया हमज़ा के हवाले से काफ़ी सब लोग मुतमईन हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द रूपकार जमा करवा कर उनकी रिहाई अमल में आए। आज के दिन तो शायद मुश्किल है, लेकिन कल तक उनकी रिहाई अमल में आ सकती है। दूसरी तरफ जो टफ़ चीज़ें हो रही हैं, एक वो ये है कि MNA हाजी इम्तियाज़ साहब, ये मंडी बहाउद्दीन से PTI के MNA थे, इनको पहले अगवा किया गया। फिर जब इस पर शोर मचा और मुकदमा बाजियाबी के लिए लगा, तो फिर इन्होंने फ़ौरन इनको प्रोड्यूस कर दिया और बताया ये गया कि एंटी करप्शन ने इनको पकड़ा था और कोई करप्शन का केस बना दिया। अब जब एंटी करप्शन वाले उस केस को लेकर चल रहे थे, तो सारे केस भी फिर उसी तरह के होते हैं, जल्दबाजी में जो बनाए हुए होते हैं, उनमें इतने लूप होल्स होते हैं कि अदालतों में वो टिक नहीं रहे होते। तो उसके बाद आज एक अजीबोगरीब कहानी हमें सुनने को मिलती है और ख़बर ये हमें आती है कि जी पुलिस लेके एंटी करप्शन वाली जा रही थे कि रास्ते में अचानक नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। ठीक है जी, एंटी करप्शन वालों के ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और जो हाजी साहब हैं उनको उनके कब्ज़े से छुड़ा कर वो अपने साथ अगवा करके ले गए। तो अब ये नामालूम अफराद के पास पहुंचाने के नए नए तरीके हम सीख रहे हैं कि अब उन्होंने कहा कि घरों से जब डायरेक्टली अबडक्ट करते हैं तो फिर अदालतें पीछे पड़ जाती हैं। तो अब इस तरीके से भी किया जा रहा है कि पहले पुलिस के सामने गिरफ्तारी डाल दी, बाद में उनके कब्ज़े से ले गए। ये थोड़ा केस इमरान रियाज खान से मिलता जुलता है कि सियालकोट पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया और उसके बाद पुलिस की तहवील से उन्हें कहीं और भेज दिया गया। बाद में पुलिस ने आकर कहा कि जी हमने तो रिहा कर दिया था, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, और फिर उसके बाद वो 5-6 महीने लापता रहे थे। तो ये इससे कुछ मिलती जुलती ही कहानी नज़र आ रही है। आज इनके जो भाई हैं अलबत्ता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाजी साहब के भाई ये बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत शदीद प्रेशर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। याद रहे कि ये उन 41 मेंबरान में से हैं कि जो अभी तक इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा कि PTI के हैं और उन्हें आज़ाद रखा हुआ है, और इनके ऊपर भरपूर काम हो रहा है कि इनमें से कुछ लोगों की जो वफादारी हैं वो तब्दील हो जाएं। और इनके भाई का ये इल्ज़ाम है कि इनके हाजी साहब को जो है इसीलिए पकड़ा गया है और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो PTI के साथ अपनी जो एफिलिएशन है उसको ख़त्म करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो ये बेसिकली वो लोग ख़ास से ख़तरे में हैं इस वक्त, जो कि 41 लोगों में शामिल हैं। जो 39 वाले हैं वो कंपैरेटिवली, चूँकि अब उनके ऊपर तो एक वाज़ेह फ़ैसला है तो उनके ऊपर फर्दर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन 41 वालों के ऊपर जो है वो खासी इस वक्त शामत आई हुई है। तो ये अब देखना है कि इसको कैसे ट्रीट करता है। जो एक चीज़ नज़र आती है वो ये कि कंटिन्यूसली एक कमज़ोरी ज़रूर नज़र आती है। PTI उस तरीके से अपने ये एबडक्शंस के मामलात को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके उठा रही, उस तरीके से ये बात समझने से कासिर हैं हम। और इस फ़ैसले के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तो ख़ास तौर पर कहा गया था कि अगर कोई रुकावट आए तो ज़रूर रजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन पहले पहुंच गया, लेकिन PTI वाले नहीं पहुंच रहे कि देख लें जी हमें अभी तक ये लटका रहे हैं, हमारी नशस्तें नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ अजीबोगरीब से मामलात हैं जो फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके अलावा आज एक जो ख़बर हमने देखी वो ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो कि बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं उनका आपको पता है कि ऑडिट कर रहे थे, और बड़ा करीब था कि अगली 2-1 समातों में उन्होंने ये फारिग कर दे रहे थे हलके, और PTI को ये मिल जानी थी सीटें, क्योंकि सबको पता है कि ये हलके PTI जीते हुई है। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मुसलसल इस मामले में पूरा हुकूमत के साथ ताउन भी करते हैं, तो उन्होंने एक स्टे दिया हुआ है और वर्बल सा, और रोक रखा है तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कि आप इसके ऊपर कार्रवाई आगे ना बढ़ाएं। अब हतमी फ़ैसला जो उन्होंने इस दरख्वास्त पर, जो तब्दीली की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जज की तब्दीली की दरख्वास्त है, उसका हतमी फ़ैसला तो अभी नहीं दिया, 1 आध दिन में उन्होंने देना है, लेकिन जितनी देर वो सुनते रहे उस दौरान भी उन्होंने केस को रोके रखा।
उसका नतीजा ये निकला है कि वो केस रुका रहा, उसका फ़ैसला नहीं हो सका। और आज उसकी जब समाअत थी तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ज़ाहिर है बेबस थे, वो समाअत आगे नहीं बढ़ा सकते थे। और आगे वो फिर अब गर्मियों की छुट्टियों पर जा रहे हैं तो 1 महीना वैसे ही वो छुट्टी रहेगी। तो उसके बाद अब जाके जब समाअत होगी तो वो फिर सितंबर में जाके समाअत होगी ट्रिब्यूनल की। वो भी उस सूरत में अगर जहांगीरी साहब इन हलकों के बदस्तूर जज रहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, तो फिर तो चलिए सितंबर में भी कोई उम्मीद है कि वो समाअत करेंगे तो कुछ मसले खाल निकल आएगा। लेकिन 1 महीने के अंदर क्या कुछ हो जाए, तब्दीलियाँ हो जाएँ, जजेस बदल दिए जाएँ और कवानीन पास होकर कुछ का कुछ ये कर दें तो आप बहुत इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं। तो 1 महीना काफ़ी टाइम होता है। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब अगरचे इस बात के लिए बिल्कुल विलिंग थे कि कानून के ऐन मुताबिक 180 दिन का कानून कहता है कि उसके अंदर आपने ट्रिब्यूनल ने फ़ैसले करने हैं, तो वो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रहे थे। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने जानबूझकर इस मामले को लटकाए रखा। और दूसरी तरफ इसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी इसी तरह की एक पिटिशन को लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने भी जो लाहौर के मुख्तलिफ़ हल्के हैं वहाँ पर भी पंजाब के मुख्तलिफ़ हल्कों में जो समातें हैं वो रोकी हुई हैं। तो इस तरह ओवरऑल ये हुआ है कि जितने भी ऑडिट होने थे फॉर्म 45 के वो फ़िलहाल सारे खटाई में पड़े हुए हैं और लटके हुए हैं। इसके साथ जी एक आखिरी खबर आपको दे दें कि खदीजा शाह जो हैं वो नामज़द हुई थी मखसूस नशिस्तों के लिए, लेकिन फिर उनका नाम डीलिस्ट कर दिया गया। वजह ये थी कि उनके पास दोहरी शहरियत है और दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। तो इमरान खान साहब ने लेकिन फिर ख़ास हिदायत की कि खदीजा शाह लाजमी तौर पर मखसूस नशिस्त के ऊपर पार्लियामेंट का हिस्सा बने, जिसके बाद खदीजा शाह ने उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये सोचा है कि वो अपनी जो बैनुल अक़वामी शहरियत है उसको तर्क कर देंगी और सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत अपने पास रखेंगी। तो इसलिए उन्होंने अब हामी तो भर लिए, लेकिन चूँकि ये सारा टाइम लेगा, थोड़ा सा प्रोसेस जो है कुछ टाइम लेगा, तो इसलिए अभी फ़िल वक्त उन्होंने एक और जो अपनी एक खातून उनकी करीबी हैं मैनुन्निसा, उनका नाम दिया है कि वो फ़िल वक्त कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी तरफ से मखसूस नशिस्त का हलफ उठा लेंगी। और जब उनकी ये दोहरी शहरियत तर्क करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर खदीजा शाह ख़ुद असम्बली का हिस्सा बनेंगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। खदीजा शाह जैसी ख़वातीन जो कि काबिल हैं, जो कि सेल्फ मेड किस्म की ख़वातीन हैं और जो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखती हैं, अंग्रेज़ी में उर्दू में मामलात को समझती हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे लोगों का असम्बली में आना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खुशगवार चीज़ है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं तो समझती हूँ तमाम पार्टीज़ को चाहिए कि पढ़ी लिखी काबिल ख़वातीन, बजाय इसके कि आप फ़ैशन ज़दा और अजीब व गरीब से नमूने जो असम्बलियों में भेज देते हैं बेवकूफ़ से, उससे बेहतर ये है कि आप पढ़ी लिखी और काबिल ख़वातीन जो पाकिस्तान में बहुत हैं, चाहे वो मिडिल क्लास से ही हों, चाहे वो किसी भी तबके से हों, गरीब तबके से हों, आप उनको भेजें ताकि आपकी पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग आएँ और उसमें एक डिफरेंस आपको नज़र आए। और ये एक मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा इजाफा होगा अगर खदीजा शाह जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनती हैं। आखिर में जनाब एक खबर जाते जाते आपको और दे दें कि चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर जो हैं, अमजद ज़ुबैर टवाना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। चेयरमैन FBR जो हैं ये अपने वक्त से पहले रिटायर हो रहे हैं और अब उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते के नोटिस के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बहुत से लोग इसको भी इसी आने वाले तूफ़ान का पेश खैमा कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात बनते नज़र आ रहे हैं उसमें अब आगे बड़े बड़े लोग इस्तीफ़े देंगे और शायद उन्हें नज़र आ रहा है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इस जो कश्ती है, जो कश्ती आगे चल के डूब ही जाएगी, इस कश्ती में सवार रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं जी आगे फर्दर क्या होता है। लेकिन फ़िल वक्त की खबर यही है कि लड़ाई अभी जारी, कोशिश अभी पूरी भरपूर हो रही है। हालांकि एक अच्छा सेफ एग्ज़िट देने का मामला जो है वो किया है कैप्टन ने, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि इस तरफ ध्यान अभी हुआ नहीं है, रुझान बना नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।